हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास, इंडियन पॉलिटी। और भारत के संवैधानिक इतिहास में हमने सीख लिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद में हमने सीखा था चार्टर एक्ट। और उससे थोड़ा सा पहले हमने सीखा था 1786 का एक अधिनियम आया था छोटा सा, उसको बाद में आया था 1793 का चार्टर एक्ट। और फिर सुबह जो हमने क्लास आपको दी थी 8 मिनट की, उसमें आपने पढ़ा था 1813 का, एक पढ़ा था आपने 1793 का चार्टर एक्ट, और फिर पढ़ा आपने 1813 का चार्टर एक्ट। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, क्योंकि 20 साल तक उसका कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ाया गया था, तो 20 साल के बाद फिर से अब चार्टर एक्ट आ गया नया। ठीक, देखो भाई, आपने सीखा था कि 1813 के चार्टर एक्ट में उन्होंने कंपनी से क्या कहा था कि 20 वर्षों के लिए हम आपको राजस्व वसूली और प्रदेशों पर नियंत्रण करने का अधिकार दे रहे हैं। ठीक, और इसी में उसका जो है सारा व्यापार वगैरह छीन लिया गया था, सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का अधिकार उसका रह गया था, कंपनी का। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि 20 साल के बाद में जो उसको अधिकार मिले, फिर से वो अब समाप्त हो जाएंगे, तो फिर से एक एक्ट आएगा 1833 में। पहला आया था 1813 में, तो अब किया गया 1833 में, 1833 का चार्टर एक्ट। इसकी कुछ बातें हैं, बस मुख्य 4 बातें आपको याद रखनी है। पहली चीज़, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो यानी कि कलकत्ता, वही ठीक है, कलकत्ता का, उसे जो है क्या किया गया, भारत का, पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप लोग जो है क्लास अगर रेगुलर देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का अध्यक्ष बना दिया गया। और किस एक्ट के तहत उसे गवर्नर जनरल से कहा जाने लगा। पहले उसे केवल गवर्नर कहा जाता था, बंगाल के गवर्नर को, बाद में उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत उसका नाम गवर्नर जनरल हो गया और तीनों प्रेसिडेंसियों की शक्ति उसके पास आ गई थी। ठीक, चलिए आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके मुख्य कारण था, पहला इसका था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब भारत के गवर्नर जनरल बंगाल वाले बन गए थे, लेकिन जो अन्य थे उनके पास शक्तियाँ थोड़ी कम हो गई थी, इसकी पावर्स बढ़ गई थी। हालांकि मैं बता दूं कि पहले ऐसे व्यक्ति जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये थे विलियम बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग, विलियम बेंटिंग को जो है थोड़ा सा उदारवादी माना जाता है। ठीक है, दयावान, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए थे। जैसे कि पहला काम इन्होंने एक लास्ट में अच्छा काम किया था, इन्होंने दास प्रथा का अंत करवा दिया था। क्या? पहले जो है दास प्रथा थी, लोगों को दास बनाया जाता था, तो उनको जो है ज़िंदगी भर किसी घर में काम करना पड़ता था, एक गुलाम की तरह। तो वो दास प्रथा का अंत इन्हीं के शासन में हो गया था। फिर एक कंपनी का व्यापारिक शक्तियाँ समाप्त करके उसे प्रशासनिक शक्तियाँ दे दी गई। दूसरा पॉइंट क्या था कि कंपनी की जो व्यापारिक शक्तियाँ थी उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, थोड़ी बहुत तो बची थी, सिर्फ चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार बचा था। और 1833 के एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक जो बचा था थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म करके सीधे उसे प्रशासनिक शक्तियाँ दे दी गई। कहा गया कि आप व्यापार मत करिए, अब आप प्रशासन करिए, राज करिए भारत पर। ठीक है, फिर आया सिविल सेवक। अब देखो वहीं पर जो है कुछ लोगों ने क्या किया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया। ठीक है, क्या कोशिश करी कि जो भारतीय लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और सिविल सेवकों मतलब IAS PCS। ठीक है, उस समय ICS होता था, IAS नहीं होता था, ICS। तो ICS की परीक्षा बिना किसी भेदभाव के कराने के लिए, प्रतियोगिता कराने के लिए ऐसा उन्होंने सोचा, प्रयास किया। लेकिन COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो एक संस्था थी,
उसके विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया और दास प्रथा का अंत आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली क्या ध्यान रखनी है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वो पहले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दूसरा इसका क्या ध्यान रखना है आपको? दूसरा ध्यान रखना है कि कंपनी की जो शक्तियाँ थी, व्यापारिक शक्तियाँ, वो समाप्त करके उसे प्रशासनिक शक्तियाँ दे दी गई। तीसरा ध्यान रखना है कि ICS की परीक्षा कराने का जो है कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उसको समाप्त कर दिया गया। चौथा आपको ध्यान रखना है कि दास प्रथा का अंत किया गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 1833 के एक्ट की सारी बातें याद हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, जो कि 20 साल बाद आया था 1833 के। 1853 का चार्टर एक्ट जो है वह, उसमें देखो कुछ मुख्य बातें थी। सबसे पहली बात ये थी कि 12 सदस्यों वाली विधान परिषद की स्थापना करी गई और गवर्नर जनरल की प्रशासनिक शक्तियों को हटाकर उसे विधि निर्माण का काम दे दिया गया। अब देखो यहाँ पर क्या था कि भारत में अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे उसका जो विस्तार उनके जो प्रशासन करने का सिस्टम था उसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। तो इनको अपने बदलाव करने ही पड़े। कंपनी से कहा गया कि आप भैया एक काम करो, तुम व्यापार करना भी बंद कर दो और प्रशासन करना भी बंद कर दो। अब तुम एक काम करो, सीधे कानून का निर्माण करो, विधि निर्माण। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के लिए क्या किया गया? गवर्नर जनरल के लिए 12 सदस्यों वाली विधान परिषद की स्थापना करी गई। ठीक, और गवर्नर जनरल को उस परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। गवर्नर जनरल की टीम में 6 लोग होते थे। कितने? 6 लोग होते थे। ठीक है, हालांकि सदस्य टोटल 12 थे, लेकिन इसकी टीम में 6 ही लोग थे। ये जो गवर्नर जनरल भाई साहब हैं, इनकी टीम में 6 लोग होते थे, पूरी परिषद में 12 लोग होते थे। और इनसे प्रशासनिक शक्तियों को हटा दिया गया और इनसे कहा गया विधि निर्माण का काम करो। ठीक, विधि निर्माण का काम दे दिया गया। इसी एक्ट के तहत सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब है जैसे आज हमारे भारत में क्या होता है कि जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो ये एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वैसे ही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। मतलब एक निश्चित क्षेत्र होता था और उस क्षेत्र का जो मालिक होता था वो गवर्नर होता था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद के 6 सदस्यों में से, अब मैंने कहा ना अभी कि गवर्नर जनरल की टीम में 6 लोग होते थे, तो वो 6 लोग जो होते थे उसमें से 4 लोग हमेशा इन 4 प्रेसिडेंसियों से चुन कर आते थे। मैंने अभी बताया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ये है, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी से चुन कर आएंगे। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी से चुन कर आएंगे, एक बम्बई प्रेसिडेंसी से और एक आगरा प्रेसिडेंसी से वो चुन कर आते थे। ठीक, प्रेसिडेंसियों से चुन कर आते थे। फिर है कि विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे आजकल कोई भी एक्ट पारित होता है तो वो कानून नहीं बनता, कोई भी एक्ट पारित होता है तो वो कानून तभी बनता है। कुछ गिर गया मुझे लग रहा है, ओह मैं तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा हूँ। थोड़ी सी ट्रॉफ़ी वगैरह मेरी रखी हुई हैं जो मैंने कई जगह कंपटीशन वगैरह में जीती हैं, वो यहाँ पर रखी हैं तो वो गिर गई। ठीक है, अलमीरा भी है यहाँ पर ना, अलमीरा में इसको लगा, मतलब कि वो लगा खिड़की टाइप का ऐसे कुछ है उसमें लगा रखा है, तो वो नीचे रखा था, पीछे बैठ गया तो गिर गया। चलो देखो भाई, सॉरी उसके लिए कि जो बंगाल यहाँ तो लिखा बंगाल, मद्रास, बम्बई था, आगरा प्रेसिडेंसियों से वो लोग चुन कर आते थे। तो इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे आजकल क्या होता है कि कोई भी लोकसभा में एक्ट पारित होता है, फिर राज्यसभा में एक्ट पारित हो जाता है, तो वो कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी है कि जब तक गवर्नर जनरल उस पर हस्ताक्षर नहीं करता था, अनुमति नहीं लेनी पड़ती, तब तक वो अधिनियम नहीं बनता था। विधि होता था जो अधिनियम तभी बनता था जब गवर्नर जनरल की अनुमति हो जाए और गवर्नर जनरल उस पर सिग्नेचर कर दे। ठीक, ऐसी स्थितियों में गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था।
वीटो का मतलब होता है कि गवर्नर जनरल के पास कुछ स्पेशल पावर होती थी, अगर वो चाहता तो स्पेशल पावर का उपयोग भी कर सकता था, मतलब कि उसका कोई जवाब न देना, अपने पास रख लेना या उस विधि को कैंसिल आउट कर देना, वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, तो होती थी स्पेशल पावर। वीटो का मतलब स्पेशल पावर होती थी उसके पास, और वो वीटो का यानी स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकता था। बंगाल में प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्वाइन किया गया। देखो वहाँ से आपने देखा था भी कि 1833 के एक्ट में क्या किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सीधी सी बात है कि बंगाल में अब कोई रहा नहीं, तो बंगाल का जो प्रशासनिक सिस्टम है उसे देखने के लिए क्या किया गया, अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति बंगाल में कर दी गई। ठीक, कंपनी के बड़े पदों पर जो है प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। पहले क्या होता था कि कंपनी के बड़े पदों पर सीधी भर्ती हो जाती थी अंग्रेज़ों की, लेकिन बाद में क्या किया गया, नहीं सीधी भर्ती नहीं होगी, इसके लिए परीक्षा होगी, जो परीक्षा पास करेगा वही जो है बड़े पदों पर कंपनी के बड़े पदों पर नियुक्ति पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं 1853 के चार्टर एक्ट की। इसके बाद में 1857 की क्रांति हुई और 1858 में फिर भारत शासन अधिनियम आया। ठीक, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो क्राउन वाला पढ़ेंगे। ठीक, कि क्राउन का सिस्टम क्या था। आपने कंपनी का पूरा सिस्टम पढ़ लिया है। ठीक, इतना ही है इसमें। तो हम लोग अब अगले वीडियो में कल से क्राउन का शासन पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप इतना ही रखिए और इसके नोट्स बनाइए, इसे याद कीजिए, समझिए। ठीक है, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।